हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SBN मेड कोचिंग क्लासेज। आज मैं लाया हूँ आपके लिए सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व धन अंग धन समान, मतलब जिसके सभी अंग क्या हो समान हो। अपन पढ़ेंगे मेनली त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। तो त्रिभुजों की यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं व सभी कोण अन्य किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं व सभी कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे या सर्वांगसम कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, एक त्रिभुज होगा उसके अलावा दूसरा त्रिभुज होगा, दोनों की क्या होगी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होंगे बराबर होंगे, तो वो क्या कहलाएगा सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। या इसकी दूसरी परिभाषा, किसी आकृति को उसी प्रकार की अन्य आकृति पर रख देने पर नीचे वाली आकृति दिखाई न दे तो दोनों आकृतियाँ क्या कहलाती है, सर्वांगसम कहलाती है। एग्जाम्पल समझो, जैसे किसी मैथ की बुक के ऊपर मैथ की बुक रखी जाती है तो वो नीचे वाली मैथ की बुक दिखाई नहीं देती, वो दोनों आकृतियाँ क्या है सर्वांगसम। चूड़ी के ऊपर चूड़ी हो गया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स हो गया, ये सब क्या होंगे सर्वांगसम आकृतियाँ होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC और दूसरा कौन सा बनाया DEF, ठीक है। एक तो बनाया मैंने ABC और दूसरा कौन सा बनाया DEF। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, AB बराबर कौन सा हो गया DE, BC बराबर क्या हो गया EF और AC बराबर क्या हो गया DF। और एंगल कौन कौन से बराबर है, A के बराबर D है, B के बराबर E है और C के बराबर क्या है F। तो ये दोनों आकृति आपस में क्या होगी सर्वांगसम होंगी। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम क्या होगा त्रिभुज DEF। ये जो चिन्ह है इसको अपन को बोलते हैं सर्वांग समता का चिन्ह। अपने पास एक अभिग्रहिता है। अभिग्रहिता का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाए जाते हैं या कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनके निष्कर्षों से एक कोई अन्य निष्कर्ष निकल के आता है, जिसका उपयोग अपन क्या करते हैं दूसरी चीज़ों को सिद्ध करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाती है अभिग्रहिता कहलाती है। तो यहाँ त्रिभुजों के लिए एक अभिग्रहिता है भुजा कोण भुजा, SAS नियम। तो ये क्या कहती है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके अंतर्गत बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके अंतर्गत आने वाले कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांगसम होंगे। अर्थात मैंने यहाँ दो त्रिभुज बनाए PQR और एक XYZ। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं आपस में सर्वांगसम है। क्यों है, क्योंकि देखो PQ के बराबर कौन सा है XY, PQ बराबर कौन सा हो गया XY और QR के बराबर कौन सा हो गया YZ, QR बराबर कौन सा हो गया YZ, ठीक है। और इन दोनों रेखाओं के बीच में कौन कौन सा आ रहा है Q, यहाँ ये Q, और इन दोनों के बीच में कौन सा कोण आ रहा है कोण Y, तो यहाँ कोण Y। तो दो भुजाएं और उनके अंतर्गत आने वाला कोण ये बराबर हो गया, ये दो भुजाएं और उनके अंतर्गत आने वाला कोण ये बराबर हो गया, दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अतः क्या हो गया त्रिभुज PQR सर्वांगसम क्या हो गया XYZ। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो PQ लिखा हुआ है वो किसके बराबर आ रहा है XY के बराबर। तो आप ऊपर देखो PQ और XY शुरू के दो अक्षर के बराबर आ रहे हैं। उसके बाद क्या देखा अपन ने QR लास्ट के दो अक्षर किसके बराबर है, लास्ट के दो अक्षर के बराबर। तो ये क्या हो गया एक सर्वांग समता रूल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज XZY, तो ये लिखा हुआ मेरा क्या होगा गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो PQ है वो किसके इक्वल आ रहा है XZ के, जबकि यहाँ क्या बता रहा है PQ किसके इक्वल आ रहा है XY के। तो आपको ये क्रम हमेशा ध्यान में रखना है, यही ये क्या बताता है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग होंगे। आपको ये वाला जो क्रम है ना, ये वाला क्रम ध्यान में रखना है और ये क्या बताएगा सर्वांगसम होगा। तो ये अपना क्या हो गया, ये जो तरीका है वो क्या हो गया गलत हो गया। अब यहाँ से और क्या क्या पता चलता है, यहाँ से PQ XY के इक्वल, QR YZ के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चला PR किसके इक्वल हो गया XZ के। तो अपन क्या लिख सकते हैं PR इक्वल टू XZ। उसके बाद Q किसके बराबर था Y के, तो बाकी क्या बच गया P, तो एंगल P इक्वल टू एंगल X। और उसके बाद क्या बच गया R इक्वल टू क्या हो गया Z, जो लास्ट वाला है ना वो लास्ट वाले एंगल के बराबर होगा, तो एंगल R इक्वल टू एंगल Z। तो ये अपना क्या हो गया सर्वांग समता की अभिग्रहिता हो गई।